नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी की दो भारत जोड़ो यात्राओं ने देश की सियासत को ही बदल कर रख दिया। आपने देखा कि दोनों यात्राओं से क्या कुछ निकल के आया। सबसे बड़ी बात कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और डरो मत के नारे ने आम जनता के बीच कांग्रेस की पकड़ को मजबूत किया। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने अपनी नई यात्रा का आज ऐलान कर दिया है। इस यात्रा को भारत डोजो यात्रा नाम दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये डोजो कहां, जोड़ो से डोजो कहां से आ गया। जी हां, आपको बता दूं, डोजो एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है मार्शल आर्ट का स्कूल। अपनी इस नई यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर शेयर किया है, जो भारत जोड़ो यात्रा के समय का बताया जा रहा है। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय का यह वीडियो है और इस वीडियो में राहुल गांधी कई बच्चों के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है आज। आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद जादूगर कहा जाता है हॉकी का उनको, और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त। और इस राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि हमारा लक्ष्य इन युवाओं को ध्यान जिऊ जित्सु और एकिडो और अहिंसक संघर्ष की तकनीकों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण जेंटल आर्ट की सुंदरता से परिचित कराना था। राहुल ने यह भी बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की तो हमारे शिविर स्थल पर जहां वो ठहरते थे शाम के वक्त, उस पर शाम को जिऊ जित्सु का अभ्यास करना हमारी दैनिक दिनचर्या थी। जरा इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है। हालांकि ये वीडियो 8 मिनट का है, लेकिन उसमें से मात्र 2, ढाई या 3 मिनट का वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कार्यक्रम बढ़ना लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अचानक आज राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर करना और आप तक हम इस वीडियो को क्यों पहुंचा रहे हैं ये आप समझेंगे, और इसके पीछे की राजनीति क्या है, सियासत क्या है, ये सब कुछ आप समझेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। जुजुत्सु की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं राहुल हूँ, मैं आइकिडो करता हूँ। आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। जुजुत्सु भी करता हूँ। जुजुत्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। दिख रहा है सर्कल? इस सर्कल पे मैं रोल कर रहा हूँ। देखो, सर्कल यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, इस पे जाएगा और यहाँ खत्म होगा। देखो, ये करना है। इसका दूसरा तरीका वही चीज, बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इस पे। तो अब एक और चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब अगर पुल आया तो हम क्या करेंगे, सर्कल तो हमने सीखा, हम एक और चीज सीखेंगे सर्कल के साथ। हम सीखेंगे बेस। अब ये मुझे खींचेंगे और ये बेस बनाएंगे। मैं बेस में ही चलूंगा। अब बिना बेस करेंगे। देखो, अब बेस की क्या क्वालिटी होती है। बेस एक साइड काम करती है, दूसरे साइड काम नहीं करती है। तो अब हमने दिखा दिया कि बेस बनाओ। अब हम इस बेस की वीकनेस दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग है, ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेस कमजोर कहां है? ये बेस यहाँ पे कमजोर होता है। देखो, यहां पे मुझे कितनी स्ट्रेंथ डालनी पड़ रही है ना। अब ये देखो, छोटी फिंगर से उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक बेस की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, वीक पॉइंट होती है। तो ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है। और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। खींचकर मुझ में, मेरे अंदर एनर्जी डालो। ना ना, यहीं से नहीं डाल पा रही हो। क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। तो एनर्जी डालने के लिए कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन एनर्जी। तो सबसे पहली बात, हमें एनर्जी को समझना है और ये कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, वो देखना है। ये हाथ देखो ध्यान से। इस हाथ में फिंगर्स कितनी है? 5। हम हो गया अर्थ, एयर, वाटर, फायर और स्पेस। ये 5 जब ऐसे हो जाते हैं तो ये क्या आई? एनर्जी। एनर्जी हुई फील। अब इसमें से सिर्फ 2 को मिला के करो, 2 को करो। एनर्जी हुई उतनी एनर्जी है। 1 तो करो, नहीं है ना। 5 की एनर्जी जब 1 हो गई तब एनर्जी आई। 5 तत्व खाए आपने और फिर आपने मुझे पंच मारा। पंच मारो।
पंच मारा, अब मेरे अंदर एनर्जी आई, अब मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी, आपने कनेक्शन किया, मैंने यहाँ मारा। भाई इसकी ड्रिल करते हैं, सर्कल बनाओ जल्दी से सारे, कनेक्शन शोल्डर टू शोल्डर। ओके अभी देखो, आप सारे ऐसे आ जाओ। अभी मैंने बोला आप बहुत गंदे हो। नहीं, जब एनर्जी आएगी तब, उससे पहले नहीं। वेट, आपको क्या करना है, जैसे इन्होंने मुझे मारा, मैंने बोला आप बहुत गंदे हो। मुझे इरिटेशन हुई, मैंने इनको मारा, इनको इरिटेशन हुई, इन्हें उनको मारा। ये बढ़ रही है एनर्जी, देखो क्या हो रहा है, बढ़ रही है एनर्जी, बढ़ रही है। ये देखो, वो तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे। ये एक गेम ही नहीं है, बल्कि ये जीवन की सच्चाई। और इस डोजो यात्रा राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं, वो क्या है और क्यों यहाँ से एक दूसरे तरह की राजनीति हम देखने जा रहे हैं, वो यहाँ समझना जरूरी है। राहुल गांधी को उम्मीद है कि इस जेंटल कला का अभ्यास करने के लिए लोग प्रेरित होंगे। उन्होंने लिखा है कि भारत डोजो यात्रा जल्द आ रही है, और इस समय जब पूरे देश की निगाहें जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी के मंसूबे कामयाब होंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं, तब राहुल गांधी ने जिस तरह भारत डोजो यात्रा की बात की है, वो उनकी अलहदा राजनीति और सबसे अलग राजनीति का ही एक और नमूना है। और अब इस तरह की रणनीति के कायल शायद उनके विरोधी भी हो रहे हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी की सबसे कट्टर विरोधियों में से एक हैं स्मृति ईरानी, जिनकी राजनीति ही इसीलिए परवान चढ़ पाई थी क्योंकि उन्होंने 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराया था, और उससे पहले 2014 के चुनाव में भी वो राहुल गांधी के सामने खड़ी हुई थी। तब से, और खासकर 2019 में जब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने अमेठी से हरा दिया था, तब से वो किसी न किसी तरह राहुल को गलत साबित करने में लगी रही। यहां तक कि उनके बारे में झूठी खबरें देने से भी परहेज स्मृति ईरानी ने नहीं किया, और खासकर सदन के अंदर तो बिल्कुल आग बबूला होती थी। याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में ही विवेकानंद मेमोरियल न जाने का, कन्याकुमारी में न जाने का तंज स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कसा था, जबकि राहुल गांधी वहां गए थे। खैर, अब स्मृति ईरानी पूर्व सांसद हो चुकी हैं। अमेठी में उन्हें कांग्रेस के एक नेता KL शर्मा ने हरा दिया। हाल ही में एक चैनल पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बारे में इंटरव्यू में कहा है कि उनकी राजनीति अलग तरह की हो गई है, उनमें बदलाव आया है। स्मृति ईरानी ने राहुल के संसद के भीतर भी टी-शर्ट पहनने को लेकर टिप्पणी की है, यानी राहुल के धुर विरोधियों का ध्यान अब पूरे वक्त इसी पर लगा रहता है कि राहुल कैसे चलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं। खैर, स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव दिख रहा है। इसका मतलब है कि बीजेपी भी राहुल की कामयाबी को मानने लगी है, भले उसे स्वीकार न करे। उधर एक चर्चा में कुमार विश्वास, इनका नाम भी आपने सुना होगा। कुमार विश्वास कभी आम आदमी पार्टी के साथ होते थे और ये भी राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने गए थे 2014 में, आपको याद होगा। तो उधर कुमार विश्वास ने भी राहुल की तारीफ की है। हालांकि राहुल ऐसी तारीफों के मोहताज नहीं है, लेकिन यह सब बताने का मकसद यह दिखाना है कि अब बीजेपी और राहुल के दूसरे विरोधी भी राहुल की राजनीति और रणनीति को हल्के में नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि जाति जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर तो अब बीजेपी की साथी जेडीयू राहुल के साथ खड़ी दिख रही है। आप जानते हैं कि जाति आधारित जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने तो संसद में ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन इसे करवाकर रहेगा, लेकिन बीजेपी इस पर अब तक अपना स्टैंड नहीं ले पाई है। मगर एनडीए में शामिल जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने जाति जनगणना को लेकर आज अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल अन्य पिछड़ा वर्ग की बात, जब अन्य पिछड़ा वर्ग और जाति जनगणना को लेकर एक कमेटी है और उस कमेटी में इसी विषय पर, जाति जनगणना के विषय पर एक मांग की गई। आज उस कमेटी की बैठक थी, उसमें मांग की गई कि जाति आधारित जनगणना को भी इसमें रखा जाए, एक विषय के रूप में रखा जाए। जेडीयू ने यह मांग की। भाजपा नेता गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की पहली बैठक में डीएमके सदस्य टीआर बालू ने इस मुद्दे को उठाया था।
कांग्रेस के मणिकम टैगोर चाहते थे कि समिति विचार विमर्श के लिए जाति जनगणना को विषय के रूप में सूचीबद्ध करे। इसमें उन्हें टीएमसी सदस्य कल्याण बनर्जी का भी साथ मिल गया। फिर जेडीयू नेता गिरधारी यादव की मांग भी आई कि चर्चा के लिए जाति जनगणना को एक विषय के रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए। अब जेडीयू अगर कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के साथ खड़ी दिखाई दे तो इसका मतलब क्या माना जाए? इसका मतलब यही है कि एनडीए में सारे दल एकजुट नहीं हैं। एनडीए के कई दल अब धीरे धीरे इंडिया के करीब आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वक्फ बोर्ड पर भी जेडीयू के विचार बीजेपी से अलग आ चुके हैं, आपने देखा। और ये राहुल गांधी का ही असर है कि जाति जनगणना जैसे जरूरी सवाल पर एनडीए के दल भी बीजेपी के साथ नहीं दिख रहे हैं। और उधर राहुल गांधी अपनी राजनीति अपने हिसाब से कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो ये वीडियो आप देख रहे थे, इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी, 8 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी क्या बताना चाह रहे हैं? राहुल गांधी ताकत बताना चाह रहे हैं। राहुल गांधी यहां गुस्से का इजहार भी करना और कराना सिखा रहे हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं कि आप मुझे एक ठोकर मारते हैं। ये जो क्रमबद्ध सब बैठे अभी लास्ट में दिखा रहे थे, जरा उस सीन को ले आइए जहां पे सब एक दूसरे के शोल्डर पे मारते हैं और आखिर में जो छोटी सी बच्ची है वो कितना तेज मारती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो एनर्जी है धीरे धीरे वो एनर्जी बढ़ रही है। ये एनर्जी क्या उस यूनिटी की एनर्जी, उस यूनिटी की बात यहां राहुल गांधी कर रहे हैं जिस यूनिटी के दम पर बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने 240 पर समेट के रख दिया इस चुनाव में? तो बहुत सारे हैं सवाल दोस्तों। और ये वीडियो आज की तारीख में, जबकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हैं, तब ये वीडियो क्यों इतना जरूरी है कि राहुल गांधी ने आज इसे जारी किया है, ये समझेंगे हम। चर्चा करेंगे आज न्यूज पॉइंट में कि क्या राहुल के असर में बिखर रही है बीजेपी, क्या राहुल की रणनीति का मुकाबला कर पाएगी बीजेपी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल के गेम प्लान से बिखर रहा है एनडीए? बीजेपी छोड़ दीजिए, एनडीए। चलिए, ये बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनके बीच चलते हैं और उनके जरिए उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, पंकज चतुर्वेदी जी, प्रशांत टंडन जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। राहुल गांधी की चर्चा आज अचानक इसलिए क्योंकि जोड़ो और जोड़ो, एक बार तो ये समझ में आया है कि फिर से भारत जोड़ो यात्रा ही शुरू कर रहे हैं क्या, क्योंकि अचानक सीधा पढ़ गए तो उसमें तो जोड़ो और डोजो में फ़र्क समझ में नहीं आया। लेकिन ये जे पहले उसकी जगह पे डी आ गया और डी तो जे। आज शायद सबसे ज़्यादा इसी शब्द को गूगल पे सर्च भी किया गया कि ये डोजो है क्या। मैं भी गूगल पे सर्च करके आप तक लेके आया हूँ कि ये मार्शल आर्ट का एक, और ये उस ज़माने का जब बुद्ध मठ हुआ करते थे। बुद्धिस्ट लोग जिन मठों में बैठकर खुद के लिए अपनी तैयारियां, जहां ध्यान भी होता था और खुद में एनर्जी कैसे गेन की जाए और शक्ति कैसे खुद को शक्तिशाली बनाया जाए और कैसे दुश्मनों से खुद की रक्षा की जाए, ये सारे पाठ जिसको मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता है उसे ही डोजो कहा जाता है और जापानीज वर्ड है ये डोजो। आइए प्रेम कुमार जी के पास पहले चलते हैं। प्रेम कुमार जी, यहीं से शुरुआत करते हैं। इसका आज की राजनीति में क्या मतलब माना जाए, और राहुल गांधी आज इस चीज को और उसके बाद कह रहे हैं कि डोजो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। स्मृति ईरानी तो चलिए ठीक है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मानने लगी हैं कि उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी आ गई है, वो राजनीति करने लगे हैं। लेकिन उधर कंगना रनौत हैं, वो तो हंस देती हैं राहुल गांधी की राजनीति पे, कहती हैं वो तो बच्चा है। प्रेम कुमार जी। अजीब जी, देखिए, एक्सपर्टीज है राहुल गांधी की, ये लोगों को पता नहीं थी। आज उन्होंने बताया वीडियो में तो पता चला कि एक्सपर्टीज है। अब इस एक्सपर्टीज का इस्तेमाल वो पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से संदेश देने के लिए भी कर रहे हैं, एनर्जी भी समझा रहे हैं, एनर्जी का मतलब भी समझा रहे हैं। तो ऐसे भी हम देखें, हमने तो बचपन से देखा है कि जो पॉलिटिकल लोग हुआ करते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी उतना ही वो सक्रिय होते थे। इसकी वजह ये थी कि ये जीवन का हिस्सा है
और जो कुछ भी चाहे सांस्कृतिक गतिविधि हो या खेल कूद की, इन गतिविधियों से जुड़ करके या इससे हट करके राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति का ये पार्ट होना चाहिए क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है और राजनीति भी जीवन का हिस्सा है। अब देखिए, आपने उदाहरण दिया कि जो दो प्रमुख प्रत्याशी अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, उन दोनों ने राहुल गांधी की प्रशंसा शुरू कर दी। अब ये भी तो एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर ही है ना, कि एक व्यक्ति राहुल गांधी के प्रशंसा कर रहा है तो दूसरा उनके साथ जो उनको चुनौती दे रहा था चुनाव मैदान में, वो भी प्रशंसा कर रहा है। तो अब प्रशंसा करने की भी एक एनर्जी की जो चेन चलेगी तो उसका भी एक परिणाम आएगा। एक तो ऊर्जा हमेशा विध्वंसक थोड़े होती है, ऊर्जा रचनात्मक भी होती है। तो विध्वंसक ऊर्जा की भी एक आवश्यकता होती है, लेकिन रचनात्मक ऊर्जा की ज्यादा समाज को आवश्यकता होती है। विध्वंसक तो एक खौफ बनाने, एक डर बनाने के लिए, परमाणु बम तो है हमारे पास, इसका मतलब थोड़े कि परमाणु बम रोज पड़ोसी पर फोड़ने जाएंगे, तो उसकी आवश्यकता नहीं के बराबर हो, वो ज्यादा जरूरी है। तो लेकिन राजनीति में हम देखें, जो डोजो उन्होंने कैंपेन शुरू किया है, तो इस कैंपेन के तहत वो देश भर में न सिर्फ खेल को लोकप्रिय बनाएंगे, बल्कि स्वयं में एक राजनीतिक व्यक्ति जब खेल के साथ सिंक होकर जनता के बीच पहुंचेगा तो वो राजनीति भी वहां तक पहुंचेगी और वो जोड़ने की राजनीति, जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, तो ये डोजो यात्रा भी जोड़ो यात्रा ही है। आप इसको सर्कुलर फॉर्म में लिख दीजिए तो जोड़ो और डोजो में फर्क नहीं रह सकता। आप 4 अक्षर बनाइए JODO को और सर्कुलर फॉर्म में लिख दीजिए तो डोजो और जोड़ो में फर्क मिट जाता है। तो राहुल गांधी ने उसी तरीके से इस चीज को समझने, समझाने और बताने की कोशिश की है और आने वाले समय में वो इस चीज को लेकर के आएंगे। पर इससे हट करके थोड़ी राजनीतिक चर्चा पर बात करें तो अभी चुनाव 4 राज्यों का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और इन दोनों जगहों से वो नजर आने लगा है कि चुनाव है। अभी देखिए, हरियाणा में ईडी पहुंच गई है, छापेमारी होने लगी है, भाई हुड्डा के भी घर में होने लगी है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बदलाव आने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कह दिया है कि PMLA में भी बेल और जेल में आपको जेल आखिरी ऑप्शन चुनना होगा, बेल पहला ऑप्शन चुनना होगा। यानी PMLA की ताकत के दम पर जो ईडी ताकतवर हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाया। फिर भी इस ईडी का इस्तेमाल इस चुनाव में दिख रहा है, शुरू हो चुका है। और योगी आदित्यनाथ जो सांप्रदायिक भाषा बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आपके यहाँ खबर भी चल रही है कि BRS के 2 राज्यसभा सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं। तो राज्यसभा में बहुमत पाने की जो उनकी कोशिश बीजेपी की रही है वो उसके करीब पहुंच गए हैं। और तो यानी एक तैयारी भारतीय जनता पार्टी उन स्थितियों से कर रही है जो कि आपने बताया कि जैसे JDU JPC की में अपनी आवाज अपोजिशन के साथ बुलंद कर रही है, NDA में फूट है, तो लोकसभा में जब किसी तरीके से कमजोर है, राज्यसभा में थे ही नहीं, तो राज्यसभा में बीजेपी ने अपने आप को मजबूत भी किया है। यानी एक पैरेलल तैयारी बीजेपी चुनाव के भी मैदान में भी और चुनाव से बाहर भी कर रही है। और राहुल गांधी इसके पैरेलल जनता के बीच जा सकते हैं और जनता के बीच जाकर के खुद को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एक तरफ शासन तंत्र है, साम दाम दंड भेद है, खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स है, और दूसरी तरफ बस जोड़ो या डोजो, ये दोनों जो है कनेक्ट करने का ही नाम है, चाहे खेल के माध्यम से चाहे राजनीति के माध्यम से। ये विकल्प राहुल गांधी ने खुला रखा है। देखना है कि बाजुए कातिल में है, जो हमने सुना है हमेशा कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, इस अंदाज में राहुल गांधी जो है सामने है। जी
राहुल गांधी जोड़ो या डोजो जो कह लीजिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक यात्रा और इस यात्रा से कहीं ना कहीं एनर्जी देने की कोशिश, एनर्जी लेने की कोशिश, और इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आप लें और दें, और समाज तभी आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ जो नफ़रत की बात है और जिस नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी करते आए हैं, उस पर कितना विराम लग पाया है, यानी नफ़रत कितना कम हो पाई है और मोहब्बत कितना बढ़ा पाए हैं राहुल गांधी, या देश के सियासी दलों की बात की जाए। लेकिन साथ साथ राजनीति चल रही है, राजनीति में इस देश में जो कुछ चल रहा है उसमें राहुल गांधी की राजनीति और उसके कायल अब दूसरे दलों के नेता भी क्यों हो रहे हैं। स्मृति ईरानी तारीफ कर रही हैं, कुमार विश्वास तारीफ कर रहे हैं, और ऐसे उनके बहुत सारे मुद्दों पे दूसरे दल, खासकर एनडीए गठबंधन जो है उसके नेता भी उन मुद्दों पर क्यों हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे जाति जनगणना की बात हो। ये सब महत्वपूर्ण है। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। पहले प्रशांत जी, यहाँ कैसे आप देखते हैं आज एनडीए का घटक दल जेडीयू, और लगातार जेडीयू की तरफ से दो बयान आ गए, एक वक्फ बोर्ड पे भी जेडीयू बीजेपी से अलग होती हुई ये पार्टी दिखाई दे रही है, और अब जाति जनगणना पे भी अलग होती हुई दिखाई दे रही है। इसके क्या मायने हैं, और राहुल गांधी की राजनीति यहाँ कितना, जो स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी की राजनीति अब एक अलग स्टाइल की हो गई है, यानी वो राजनीति को पसंद करने लगी हैं, राहुल की राजनीति को माना जाए तो जितना बोलें वो, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने थोड़ी सी तारीफ की है। तो ये एक मतलब एक मामला तो बनता ही है, एक मुद्दा तो बनता ही है जिस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए स्मृति ईरानी की, क्योंकि आखिर स्मृति ईरानी की राजनीति तो राहुल के इर्द गिर्द ही रही है। प्रशांत जी। जी, स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, इन सब की चर्चा तो होगी। कंगना रनौत भी खबरों में दोबारा है जाति जनगणना को लेकर, लेकिन पहले वीडियो जो राहुल गांधी का उस पर बात कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, ओलंपिक्स में, अभी ओलंपिक खत्म हुए हैं, पेरिस ओलंपिक, भारत का बहुत से हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद 71वां स्थान है हमारा मेडल की टैली में। देश में आवश्यकता इस बात की है कि खेलों को एक आंदोलन के रूप में किया जाए, एक स्वस्थ भारत बने, फिटनेस हो, और उस दिशा में आप सोचिए कि जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है वो भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये जूडो की यूनिफॉर्म में, जूडो की ड्रेस में, और जो ये बच्चों को सिखा रहा है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, पुरानी पार्टी का नेता है, और नेता प्रतिपक्ष है। ये कितना बड़ा संदेश समाज में जा रहा है खेलों को लेकर, स्वस्थ रहने को लेकर। और अधिकांश आप राजनेताओं को देखिए, ये शिकायत है कि फिजिकल फिटनेस नेताओं की बहुत अच्छी नहीं है, तो राहुल गांधी उस इमेज को तोड़ रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अधिकांश नेताओं का देखिए पेट बाहर निकला रहता है, चिन्ह गायब होती है, बहुत ज़्यादा वो शारीरिक क्षमता उनके अंदर कम दिखाई देती है जी। और भाषणों से पूरी एनर्जी भाषण में दिखाई देती है। तो कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो योगा दिवस का देख रहे थे, वो एक पैर से खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऐसे ही मोदी साहब का भी जब योगा वाला वीडियो आता है तो उसका भी आप देखिए कि उनकी फिजिकल फिटनेस का पता चलता है, हालांकि उम्र भी है लेकिन बावजूद उसके। तो फिजिकल फिटनेस बहुत आवश्यक है, और ये राहुल गांधी एक नई कंस्टिट्यूएंसी बना रहे हैं, वो युवाओं के रोल मॉडल बन रहे हैं। तो ये एक नया वो है एरिया जहाँ पे राहुल गांधी को कोई कंपटीशन नहीं है, ना बीजेपी से है ना किसी और पार्टी से है। वहाँ पे फिटनेस लेवल बहुत ख़राब है लोगों का, और वो इस तरीके से नहीं चल सकते। और
उस व्यक्ति का फिटनेस लेवल क्या होगा जिसने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा कर ली है। दूसरी बात देखिए, जो जातिवार जनगणना की बात है, जो स्मृति ईरानी कह रही हैं, वो एक्सेप्ट कर रही हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए उनको, अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग सकारात्मक राजनीति क्यों नहीं करते। आज आप देखिए कि राहुल गांधी को के जो फॉलोअर्स हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, वो राहुल गांधी को क्यों पसंद कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, मोहब्बत की दुकान की वजह से, खेलों की वजह से, फिटनेस की वजह से। और नरेंद्र मोदी को लोग क्यों पसंद करते हैं? नरेंद्र मोदी के समर्थकों को आप सोशल मीडिया पे, समाज में कहीं भी आप देख लीजिए, उनको बेसिकली नफरत के आधार पर पसंद किया जाता है। और उनके समर्थक भी, आप किसी भी समर्थक से, नरेंद्र मोदी के किसी भी समर्थक से आप बात नहीं कर सकते हैं। वो तुरंत जो है वो हिंसक हो जाएगा, गाली गलौज पे उतर जाएगा, आप शब्दों का इस्तेमाल करने लगेगा। ये सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया के बाहर की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो मानिए कि तस्वीर छुपी हुई है, नाम नकली है, लेकिन बाहर जो व्यक्ति मिलते हैं वो तो असली हैं। वो असली व्यक्ति भी वैसे ही होते हैं जैसा सोशल मीडिया के नकली समर्थक हैं उनके। जी। तो देश की राजनीति को एक नई ऊर्जा चाहिए, और वो राहुल गांधी का जो ये कदम है, वाकई एक नया आयाम तो भारत की राजनीति में जोड़ता है। दूसरा कि आप देखिए कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कह चल रही, भी आपने जातिवाद जनगणना की बात की, जेडीयू टीडीपी की, जेडीयू और टीएमसी की करीब आने की बात की। कल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि अगर राष्ट्रपति शासन की संभावना होती है तो क्या होगा। तभी ये बात यहाँ पे चर्चा हुई थी कि उसको जेडीयू और टीडीपी सहजता से नहीं लेंगे, उसको बहुत हंगामा हो जाएगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो कहाँ पे है? अभी भी राजीव जी वो 4 जून का जो रिजल्ट है उसको समझ नहीं पाए। अगर उसको समझ रहे होते तो हरियाणा में जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते कि सोशल मीडिया में जो सरकार के खिलाफ लिखेगा उसको जेल भेज देंगे। अगर उन्होंने 4 जून के रिजल्ट की समीक्षा की होती तो ये सब नहीं कर रहे होते। एक बात। दूसरी बात कि अपोजिशन बहुत कुछ नहीं भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि रोज सरकार पे दबाव डाले हुआ है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने। नीतीश कुमार ने तो नहीं कहा था, ना चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आप लेटरल एंट्री का वैकेंसी निकाल दो। जी। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा था कि आप रूस जाओ, उसके तुरंत बाद यूक्रेन भी चले जाओ। तो विदेश नीति से लेकर घरेलू राजनीति तक बहुत कुछ जो है नरेंद्र मोदी के अपने फैसले हैं, और वो अपने फैसले गड़बड़ हो रहे हैं। और उस गड़बड़ी में बीजेपी और आरएसएस को सोचना होगा। आरएसएस ने अभी भी पूरा हिंदुत्व का जो जोर है पूरा वो नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया हुआ है। नरेंद्र मोदी के अंदर अब वो बात रही नहीं। 4 जून को तय हो गया, उन्होंने चुनाव हिंदुत्व पे लड़ा था, और यही हरियाणा में होने जा रहा है। और अब आप देखिए कि इनके एक और करीबी चहेते जिनकी पार्टी बनवाई गई, मैं बात कर रहा हूँ गुलाम नबी आज़ाद की। जी। गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा है कि वो चुनाव प्रचार ही नहीं करेंगे अपनी पार्टी के लोगों के लिए। उनके पार्टी के 13 कैंडिडेट आ चुके हैं मैदान में, तो चुनाव प्रचार करने को तैयार नहीं है। उसके आगे भी उन्होंने कहा कि जिनको विड्रॉ करना है अपना कैंडिडेचर वो वापस कर लें, वापस कर सकते हैं। जिनको उम्मीद है कि वो आएंगे प्रचार में और उनको तो वो कैंडिडेचर भी विड्रॉ कर सकते हैं। यही काम पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। तो मोदी साहब के अभी भी वो नए जो
नए जो यथार्थ है राजनीति का, उस नए यथार्थ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहे कि उनको नई राजनीति क्या करनी है। राहुल गांधी तो नहीं कह रहा है, ना नीतीश कुमार कह रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट से भागते फिरो, लेकिन वो पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। तो बहुत कुछ नरेंद्र मोदी का अपना जो काम का संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। वो उसको नई राजनीति में नई सच्चाई के मुताबिक उसको वो मोल्ड नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने कई बार किया, दूसरे नेताओं ने कई बार किया, अपने जीवन में ये सब होता है, राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी उनका जो पूरा जोर है वो ईडी सीबीआई पर है। सीबीआई को बंगाल भेज दिया आपने, लेकिन कटनी में क्या हो रहा है, फरुखाबाद में क्या हो गया, एक दलित महिला को, बुजुर्ग महिला को थाने में बुला के पीटा जा रहा है, और उसके ग्रैंडसन को, उसके नाती को। ये बीजेपी की सरकारों में ही सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि असामाजिक तत्वों के, पुलिस के, दलित समाज के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार का मैंडेट है इनको कि पीटो जी। इसलिए इनके हौसले बढ़े हुए हैं। गुंडा राज है तो नरेंद्र, इसको गुंडा राज कहते हैं, गुंडा राज, फिल्मों में यही सुना है। यही तो जितने असामाजिक तत्व हैं, जितने जातिवादी तत्व हैं, जितने जातिवादी तत्व प्रशासन और पुलिस में भी हैं, उनके हौसले बढ़े हुए हैं। और ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा। हरियाणा में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें तो कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाया जा रहा है जी। तो वो ईडी भेजने से तो वो फासला बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ महत्वपूर्ण है। और इसमें राहुल गांधी की राजनीति और राहुल गांधी की राजनीति के साथ या उनकी तरफ आकर्षित होने वाले लोगों की संख्या क्यों बढ़ रही है, ये समझना ज़रूरी है। और क्या यहाँ से देश की राजनीति में हम परिवर्तन आने वाले समय में देखेंगे? देखिए, एक थोड़ा दूर की बातें हम कर रहे हैं, एक ऐसी बातें कर रहे हैं जो आज तुरंत हो सकता है संभव ना हो, लेकिन धीरे धीरे भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब भारत डोजो यात्रा तक का ऐलान करना, और ये राहुल गांधी की राजनीति है। लिबास राहुल गांधी का बदल चुका है, आप जानते हैं, उनके लिबास, उनकी राजनीति, ये सब अब विपक्षियों को और धुर विरोधी रही स्मृति ईरानी को पसंद ये सब अगर आने लगा है तो इसे किस रूप में देखा जाए। और एक तो अभी आप लोगों ने एक गाना भी सुना होगा, हरियाणा में एक साहब बीजेपी में चले गए थे और वो अब कांग्रेस में आए हैं, तो गाना गाते हुए और वो कह रहे थे मुझे माफ़ करना राहुल भाई, ऐसा एक गाना वो कल ही सुन रहा था, आप लोगों ने सुना होगा। बहुत शानदार गाना है, चूंकि कॉपीराइट का मामला बन जाता है ऐसे प्रोग्राम्स में, इसलिए उस गाने को नहीं सुना रहा हूं। लेकिन ये क्यों परिवर्तन क्यों आ रहा है? पंकज चतुर्वेदी जी, कैसे देखते हैं आप? और साथ साथ अभी एक वो भी देखा आपने, पंकज जी आपने देखा होगा, राहुल गांधी अभी पिछले दिनों गए थे रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र, और वहाँ एक दलित के साथ जो हुआ, उस हत्या हुई दलित परिवार के लड़के की, और उस पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है अभी योगी आदित्यनाथ को। ये सब भी तो एक राहुल गांधी की अपनी सोच, अपनी राजनीति, अपनी दिशा वो साफ दिखाई दे रही है। उसी में वो हर ढंग से इसमें खेल के पुट को भी ला रहे हैं, और खेल के पुट के जरिए भी, जो आज खेल दिवस है उसके जरिए भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी देने की कोशिश अपने लोगों में, और उसके अलावा जो बैलेंस और बेस की बात उसी वीडियो में आप देख रहे थे, उस बेस की बात से भी बहुत कुछ जो समझने वाले और खासकर जो राजनेता हैं इस बात को समझ रहे होंगे। पंकज जी, कैसे देखा जाए? राहुल गांधी जो दो जो की बात कर रहे हैं, दो मिच का जापानी में अर्थ होता है रास्ता या पाने का। पंकज जी का अपने जी प्लीज। बौद्ध भिक्षु जो अपने मठों में ध्यान करते समय आत्म को पाने का जो रास्ता था उसको के लिए ये प्रक्रिया अपनाते थे, जिससे शारीरिक रूप से भी वो सक्रिय रहें और खुद को खोज सके कि वो कहाँ पर हैं।
तो ये आमतौर पर मार्शल आर्ट कहलाता है कि किसी पे हमला करना, किसी को चोट पहुंचाना, लेकिन ये जो डोजो है ये वास्तव में बौद्ध ज्ञान मार्ग का एक रास्ता है। अब देखिए, एक चीज समझिए, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की पहली यात्रा थी, वो केवल इसलिए थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता जो निराश होकर घर बैठ गया था, जिसको कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के उस गिमिक में फंसा हुआ था कि राहुल गांधी के बारे में जो प्रचार किया जाता था। पहली यात्रा में राहुल गांधी ने केवल कांग्रेस को जोड़ा। दूसरी यात्रा का आप मोड ऑफ ऑपरेंडी, उनके मुद्दों को देखिए, उन्होंने उसमें युवाओं को जोड़ा और राजनीति में मुद्दे जिसमें बेरोजगारी, शिक्षा, इसको शामिल किया। और जो तीसरी यात्रा डोजो की बात हो रही है, डोजो की आप खूबसूरती देखिए, मार्शल आर्ट या कराटे या कुंग-फू या ताइक्वांडो या जो कुछ भी है, ये आमतौर पर 14 से 16 साल के बच्चों के लिए होती है और उनको आकर्षित करती है। वास्तव में राहुल गांधी का टारगेट वो 14 से 18 साल के बच्चे हैं इस यात्रा में, जो अगले चुनाव में वोटर बनेंगे। और ये वो वोटर होंगे जो 2014 में कांग्रेस को हराने वाले वोटर थे, जो 21 से 28 साल के। एक खेल के जरिए कि ये आपको तो ताकत देता है, लेकिन ये किसी पे चोट करने के लिए नहीं कहता है। दूसरे तरीके से आप देखें, अभी हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में जो मतदाता है 25% जाटों के अलावा यदि सबसे बड़ी कोई कम्युनिटी है वहां पर, तो 21% दलित हैं। महाराष्ट्र में चुनाव में, महाराष्ट्र में दलित आंदोलन बहुत ताकतवर है और ये दोनों कम्युनिटी दोनों राज्यों में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में यदि किसी का बिंब और चित्र लेकर चलते तो भगवान बुद्ध है। ये बहुत बड़ा संदेश है कि बौद्धिज्म के लिए राहुल गांधी के लिए क्या सम्मान है। इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है इस तरीके से। इट्स आने वाले वोटर को तैयार करना और आज का जो दलित वोटर है उसको अपने ऊपर विश्वास जताना। क्योंकि दुर्भाग्य से भारत में जितने भी लोग दलित राजनीति कर रहे हैं वो इस भाषणबाजी की तो कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावणसरी के लोग हैं जो 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता चलाने वाले जेजेपी के साथ में समझौता करके हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका वास्तव में बौद्ध मूवमेंट से, जिसके अंदर निर्विकार अधर्म की यानी बगैर किसी जात बिरादरी की बात थी, उस पर कोई भरोसा नहीं है। राहुल गांधी डोजो के जरिए एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को जिनकी बौद्धिज्म में आस्था है। जहां तक बात रही स्मृति ईरानी की या कुमार विश्वास की, कुमार विश्वास को तो मैं कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। वो तो कांग्रेस के शासन में भी उनकी पत्नी को पीसीएस का मेंबर बनाया हुआ था अशोक गहलोत जी ने, वो हर जगह घुसे रहते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ने जरूर शायद एक बार सोचा कि उनके चुनाव हारने का कारण क्या है। एक तरफ एग्रेसिवली चिल्लाने वाली, आरोप लगाने वाली औरत, और एक दूसरी तरफ वो लड़का जो पिछले 20 साल से अश्लीलता, अभद्रता की हद तक व्यक्तिगत टिप्पणियां सहकर भी कभी रिएक्ट नहीं करता था। ये इसी को उन्होंने कहा था कि नफरत छोड़ो, मोहब्बत की दुकान। मैंने आपका दिल बदला। महात्मा गांधी की थ्योरी यही थी कि मैं अहिंसा से सामने वाले का दिल बदलूंगा। राहुल गांधी बहुत गंभीर दर्शन के साथ राजनीति कर रहे हैं और जिन लोगों को ये समझ में आ जाएगी वो बेहतर है, खासकर कांग्रेसियों को भी समझना होगा कि राहुल गांधी की राजनीति, जो पहले वो कहते थे कि एनजीओ टाइप राजनीति कर रहे हैं, वो एनजीओ टाइप राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो दिल पे राज करने की राजनीति कर रहे हैं। अभी तक ये बात होती रही कि राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को टाइम नहीं देते हैं, ऐसा कहा जाता था अमेठी में। लेकिन आप देखिए, वे अर्जुन पासी की हत्या हुई, उनका कार्यकर्ता था। राहुल गांधी स्पेशली एक दिन के लिए रायबरेली गए, उसके घर गए, वहां मिलके आए और उसके बाद में राहुल गांधी ने एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया कि इस केस का मुख्य अभियुक्त विशाल सिंह
अभी तक फरार है। इस केस में 11 लोगों के नाम है, 11 में से 6 गिरफ्तार किए गए, लेकिन मुख्य अभियुक्त विशाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। इनडायरेक्टली राहुल गांधी ने बता दिया है कि जो स्वजाति की राजनीति योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, शायद इसी चक्कर में मुख्य अभियुक्त को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और हालांकि ये चिट्ठी है जो राहुल गांधी ने लिखी है पंकज जी, ये चिट्ठी राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के नाम, जो आप जिक्र कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है ये। जी 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 जी। और दुर्भाग्य है, आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पूरे दूसरे राज्यों में जाकर हंगामा करते हैं, मैं यहाँ घटना बता रहा हूँ, अकेले ये घटना नहीं है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 21 मई को एक घटना उजागर हुई थी, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा नहर पर महिलाओं के नहाने के कमरे में कैमरा लगा हुआ था और वहां का महंत के पास में 500 से ज्यादा महिलाओं की अश्लील क्लिप मिली थी जो उसने चोरी से बनाई थी। वो महंत 21 मई से आज तक फरार है। और वो केस की जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने बुरी तरीके से राज्य सरकार को लताड़ा और चीफ सेक्रेटरी को बोला कि एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से इसकी जांच करवा के इसकी रिपोर्ट दो, क्योंकि पुलिस जांच में अभियुक्त को बचा रही है। आप सोचिए कि ये उत्तर प्रदेश का लाइन एंड ऑर्डर है जिसके ऊपर ये बड़ी बड़ी बातें करने, और ऐसी जगह पर राहुल गांधी व्यापक रूप से एक अर्जुन पासी के लिए चिट्ठी लिख के संदेश दे रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता, मेरे लोगों के लिए अब कोई ऐसी हरकत करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और उनकी चिट्ठी की आप भाषा देखिए, बड़ी सौम्य है, सॉफ्ट है। जिस बौद्ध प्रक्रिया से वो आत्मानुशासन, खुद को पाने के रास्ते की बात कर रहे हैं दोजों के जरिए, वो चिट्ठी को भी देखिए। आमतौर पर राजनीतिक दल चिट्ठियों पर धमकियां देते हैं, कुछ कुछ देते, चिट्ठी इतनी खूबसूरती से क्राफ्ट की गई है जो राहुल गांधी की जो गांधीयन नेहरूयन जो फिलॉसफी है उसको दिखाती है। जी राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, गांधीयन फिलॉसफी और राहुल गांधी की यात्रा, और उसके बाद यात्रा में ही अगर कहें तो सियासी यात्रा भी 20 साल से ज़्यादा की राजनीति राहुल गांधी की हो गई। 2004 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उस साल जीत के आए, वो सांसद बने। 2004 से लगातार राहुल गांधी सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं। फिर भी कई लोग राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज क्या कारण है कि जिनके सहारे नरेंद्र मोदी आज सत्ता पर काबिज हैं और वही अब राहुल गांधी के साथ होते नजर आते हैं। और उसमें राहुल गांधी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की राजनीति और नरेंद्र मोदी के साथियों की राजनीति को समझने की ज़रूरत है। प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत नज़दीक से आप देखते हैं प्रोफेसर साहब राहुल गांधी की राजनीति को, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं। और आज के दौर में जब राहुल गांधी डोजो यात्रा शुरू कर रहे हैं तो इसके आपके हिसाब से ये क्या ये यात्रा भी उसी तरह से हिट नज़र आने वाली है? और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहे थे पंकज जी कि 14 से 18 साल के बच्चों को, और ये एक उम्र होती है जहाँ इस ऐसे खेलों के प्रति जो आकर्षण है वो ज़्यादा होता है बच्चों में, और उनके बीच राहुल गांधी का पहुँचना ज़रूर कुछ ना कुछ इसके सियासी मायने भी ढूंढे जाएंगे। शुक्रिया राजीव जी। डेफिनेटली उसके सियासी मायने हैं भी, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति अगर लोगों के हितों के संरक्षण के लिए है तो उसे होना चाहिए। राजनीति अगर देश को बांटने वाली है, घृणा पैदा करने वाली है, हिंसा करने वाली है, ऐसी राजनीति इस देश को नहीं चाहिए। इसीलिए आज राहुल गांधी की राजनीति बेहद प्रासंगिक और जरूरी है। तो दूसरी तरफ जो विभाजनकारी राजनीति है उससे छुटकारा पाने के लिए लोग बेताब हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के जो आप चित्र दिखा रहे हैं, जरा मोदी जी से पूछिए बेचारे क्या करेंगे। एक बार राहुल गांधी ने समुद्र में छलांग लगाई थी तो मोदी जी पूरा लाव लश्कर लेकर के, सारा मशीन और ये सब लेकर के डूबने के लिए पहुंच गए थे। अब क्या करेंगे? एक तरफ 55 साल का वो नौजवान मैं कहूंगा राहुल गांधी को, ये तो सच्चाई ये है कि 35 साल का नौजवान करने में हिचकेगा, उसके लिए मुश्किलें होंगी, लेकिन 55 साल के राहुल गांधी, और ये चीज बता रही है कि राहुल गांधी इतने फिट क्यों हैं। राहुल गांधी संभवतः ब्लैक बेल्ट विनर है, लेकिन ये बात कभी सामने आई नहीं। राहुल गांधी बहुत अच्छे निशानेबाज रहे राजीव जी, बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेकिन
उस राजनीति को आप क्या करेंगे जो लगातार राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन बेचारे आज उसी पार्टी की स्मृति ईरानी वो तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रही है इसको समझा जा सकता है, लेकिन कई ऐसे लोग जो 2014 से लेकर के और 2020-21 तक राहुल गांधी को रात दिन कोसते रहे, वे आज मजबूर है राहुल गांधी की तारीफ करने के लिए। और ऑब्वियस है कि वो ऐसे लोग नहीं है कि राहुल गांधी जाकर के उनसे बात कर रहे हो कि कह रहे हो कि साहब आप हमारी तारीफ करिए, ये मजबूरी में कर रहे हैं। तीसरी बात जो आपने कहा कि इसके सियासी मायने, और कुछ बातें पंकज जी ने सामने रखी और बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने रखी। ये जो बुद्धिज्म का पूरा इस तरह की जो प्रैक्टिस रही है, उसमें अभी का अगर आप देखिएगा सिनेरियो, तो वर्तमान में जितनी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हमारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, वो किस तरह की शिकार हो रही हैं, उनके लिए थोड़ा मजबूत होना जरूरी है, एक बात। दूसरा, हमें एक नौजवान भारत चाहिए, लेकिन ऐसा नौजवान नहीं कि जो कोई झंडा लेकर के और मस्जिद पर चढ़ करके नारा लगा रहा हो, नफरत पैदा कर रहा हो। ऐसा नौजवान भारत नहीं चाहिए। वो नौजवान भारत नहीं चाहिए जो सिर्फ गाली दे रहा हो और किसी त्योहार में जाकर के पूरा किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोल रहा हो। ऐसा भारत नहीं चाहिए। हमें कैसा भारत चाहिए जो इस देश को आगे ले जा सके, जी। जिसके कंधे पर असल में विकसित भारत का सपना हो, जिम्मेदारी हो। ये पीढ़ी कहां बनती है? विश्वविद्यालयों में। लेकिन मोदी जी ने अपने 10 साल के पूरे इतिहास में एक भी विश्वविद्यालय नहीं खोला। मिटाए कितने हैं ये देखना पड़ेगा कि आज जेएनयू जैसा संस्थान भी अपने संसाधन बेचने के लिए मजबूर है या उसे उससे करवाया जा रहा है। आपने एजुकेशन को कितना महंगा कर दिया, ये सारी, ताकि जो गरीब है, जो लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, वो सपने ही ना देख सके। तो एक ऐसा भारत जिसे फौलाद बनाना है, जिसे मुकाबला करना है चाइना का, पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करना है। ये तो आजकल बांग्लादेश से मुकाबला करवा रहे हैं भारत का। बांग्लादेश तो छोड़िए, वो लक्षद्वीप के पास में मालदीव से मुकाबला करवा रहे। भक्त मंडली का आप क्या करिएगा? इनका आईक्यू लेवल कभी कभी सोच करके हंसी आती है। हम मुकाबला करने के लिए निकले थे अमेरिका से, चाइना से, और भक्त लगे हैं कि सामने नहीं, हमारा मुकाबला तो मालदीव से है, पाकिस्तान से है। पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है और नो डाउट कि हम सारे उन राष्ट्रों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा कोई मुकाबला नहीं है उसके साथ। हम तरक्की में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में हमारा मुकाबला चाइना से होगा। लोकतंत्र में हमारा मुकाबला अमेरिका से होगा, यूरोप से होगा, ऐसे देशों से होगा। लेकिन मोदी जी ने जो दिखाया वो वही कि नफरत, आप पाकिस्तान में कितनी अच्छी नफरत है, बस उसका मुकाबला आप कर लीजिए। राहुल गांधी आज के भारत की राजनीति में, राजीव जी, थोड़ा हो सकता है कि मैं अतिशयोक्ति करूं, लेकिन सच्चाई यह है कि नेहरू के बाद एक ऐसी राजनीति जिसमें इतना विकट संघर्ष भी है। इंदिरा जी की हत्या हुई, लेकिन इतना स्ट्रगल उनके हिस्से नहीं आया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनकी हत्या जरूर हुई, लेकिन इतना स्ट्रगल उनके हिस्से नहीं आया। राहुल गांधी को जरा आप पिछले 10 साल में देखिए तो बरबस आपकी आंखें भर आएंगी कि क्या क्या सहना पड़ा है राहुल गांधी को। अपने व्यक्तिगत हित के लिए राहुल गांधी को क्या, जो लोग कहते हैं, वो अभी कंगना का बयान था, हालांकि उनको इतना गंभीरता से कभी लेना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सत्ता के लिए कर रहे हैं काम। राहुल गांधी को सत्ता चाहिए होती तो पिछले 10 साल राहुल गांधी के पास थे। 2004 में मौका था, 2009 में तो हम सब लोग पढ़ रहे थे अखबारों में कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कांग्रेस के
तमाम लोग, खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चाह रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन राहुल गांधी ने एक मंत्रालय तक नहीं दिया। राहुल गांधी सत्ता की नहीं, सत्य की राजनीति कर रहे हैं। और वो आज के समय का सत्य क्या है, आप गांधी जी के संदर्भ में सत्याग्रह भी कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी में जितने गांधी हैं उतने ही नेहरू भी हैं, उतने ही अंबेडकर भी हैं। और उस लिहाज से चाहे धर्म का विषय हो, चाहे जाति का विषय हो, इन दोनों ही मुद्दों पर, किसानों का मामला हो या मजदूरों का हो, और ये जो आप दृश्य दिखा रहे हैं, इसका सीधा पॉलिटिकल असर नॉर्थ ईस्ट पर भी होने जा रहा है। मणिपुर में जो राहुल गांधी ने देखा, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि इस देश का कोई व्यक्ति ऐसे दृश्य देखे। हम बेबस हैं आज इस तरह के दृश्य देखने के लिए, इस तरह की घृणास्पद टिप्पणियां पढ़ने के लिए, और तमाम लिंचिंग जैसी तमाम कोशिशें देखने के लिए अभिशप्त हैं। और राहुल गांधी उन दुधमुहे बच्चों के लिए, उन माओं के लिए पहुंचते हैं ढाढ़स बंधाने के लिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, हम जानते हैं कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं मणिपुर के लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है उस समय बीच में खड़े होना। मणिपुर जो जल रहा था, शायद मैं समझता हूं कि इसमें बहुत कुछ अंतर आया राहुल गांधी के दो बार जाने के बाद, लेकिन लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो 10 साल से है, पिछले एक डेढ़ साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि हम जाकर के उन बहनों, उन बेटियों को थोड़ा सा ढाढ़स दे दें। ये हुआ क्या? क्या मणिपुर के लोग मानेंगे कि नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री हैं? तो ये जो यात्रा होने जा रही है वो इस देश को फौलाद बनाने के लिए, नौजवानों के भीतर सपनों को पैदा करने के लिए, सुरक्षा का बोध पैदा करने के लिए, और पॉलिटिकली अगर आप कहें तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और एक बड़े बहुजन तबके को यह मैसेज देने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के लिए सत्ता की राजनीति नहीं, वो मायने ही नहीं रखती। राहुल गांधी के लिए सिर्फ सत्य की राजनीति मायने रखती है, और उसके लिए हर कदम पर मैंने राहुल गांधी की आंखों में वो आंसू देखे हैं, बहुत नजदीक से देखे, कि जब बलात्कार का बात होती है तो किस तरह से वो व्यक्ति रोता है, आपको एहसास नहीं होगा। वो जिस कोर से पहुंच करके तो वो लगता है कि ना, हाँ ये इंसान है। राजनीति में अगर इंसानियत बची हुई है, जो लोग कहते राहुल गांधी बच्चा है, मैं समझता हूं कि बचपन बहुत अच्छा होता है। राजनीति में अगर बचपन है तो राजनीति जिंदा है, लोग बेहतर होंगे। लेकिन राजनीति में अगर काइयापन है, राजनीति में अगर मक्कारी है, राजनीति में अगर धोखाधड़ी है, राजनीति में अगर बेईमानी है, ऐसी राजनीति हमको नहीं चाहिए। इसीलिए आज राहुल गांधी हर व्यक्ति, हर उम्र के व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति, हर समुदाय के व्यक्ति उम्मीद का केंद्र है। और राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नहीं किया है जो लोग कहें कि नहीं साहब अचानक मंगल ग्रह से आकर के लोग उनका पीआर देखने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इस समय की नब्ज को और उस पर चलते हुए राहुल गांधी ने इस देश को फौलाद बनाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश को सत्य के रास्ते पर ले जाने के लिए पूरी मुहिम छेड़ दी है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है ये देश उस रास्ते पर चल पड़ेगा। जैसे गांधी जी के लिए कभी कहा जाता था, चल पड़े दो डग इधर तो उनके पीछे पीछे, तो वही दृश्य आप इस समय देख रहे हैं। और बच्चों को देखिए कि बच्चे कैसे राहुल गांधी के साथ आत्मीयता के साथ एकात्म भाव से जुड़े हुए हैं। मोदी जी ने योग को प्रदर्शन की वस्तु बना दिया था। मुझे तो नेहरू जी याद आते हैं, योगासन करते थे, लेकिन मोदी जी तो बस एक दिवस पर आते हैं, इसके अलावा कभी नहीं करते। योग प्रदर्शन की चीज नहीं है, दर्शन की चीज है, निभाने की, उसको अपने दिल से जोड़ने की है। और अगर वो नहीं है, योग का मतलब जोड़ना, यहां रोज तोड़ रहे हैं, तो वो अगर योग करते हैं तो ढोंग करते हैं। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है वही सत्य का मार्ग है, इस देश की राजनीति का असली मार्ग वही है। राजीव जी। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बच्चों को लेकर कह रहे थे, और बच्चे तो मन के सच्चे होते ही हैं, और अगर राजनीति को भी उसी हिसाब से देखा जाए और राजनीति में भी वैसे ही सच्चाई आ जाए तो फिर कहना ही क्या। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, शायद उस साइड फिर से बढ़े, उस दिशा में बढ़े भारत। लेकिन राजनीति में राहुल गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द अभी खासकर आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि देश की राजनीति चल रही है, और कई लोग राहुल गांधी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन वैसे लोग अगर राहुल गांधी को अब स्वीकार कर रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं, भरोसा करिए न करिए आप, लेकिन अगर उन पे ध्यान भी दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए जिनका नाम स्मृति ईरानी या कंगना रनौत या ऐसे लोग जो अपनी राजनीति को राहुल गांधी के नाम से चमकाते हुए नज़र आते थे पहले, वो अब उनके ही इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात समझना। लेकिन दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आखिर राहुल गांधी की राजनीति में है क्या। राहुल गांधी जिन मुद्दों को पकड़े, जाति आधारित जनगणना को लेकर भी स्मृति ईरानी ने कहा है कि उन्होंने एक मुद्दा, बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा पकड़ लिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा कैसे हो गया? आखिर क्यों जेडीयू को बिहार में जाति आधारित जनगणना में राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन या जाति जनगणना के पक्षधर जो हैं उनके साथ आना पड़ रहा है? अमलेंदु उपाध्याय जी, ये समझने की ज़रूरत है, और यहाँ से ये बहुत गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कई लोगों को लगता होगा उबाऊपन आ जाए, लेकिन आप लोग ज़रा गंभीरता से सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है आज जो चर्चा हम कर रहे हैं। ये आने वाले समय में देश की सियासत का आईना होगा, ये तय मानिए आप उसी आईने से अपने चेहरे को देखेंगे, इसलिए ज़रूरी है। और उस आईने में अगर कोई किरदार है तो मुख्य किरदार राहुल गांधी नजर आएगा आपको। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी अपनी बात। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी जो कर रहे हैं उस पर हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं, और प्रोफेसर रविकांत जी ने बहुत विस्तार से उस पर प्रकाश डाला कि राहुल गांधी ने क्या किया, और पंकज चतुर्वेदी जी ने भी बहुत विस्तार से बताया कि इसका लक्ष्य क्या है इस यात्रा का। राहुल गांधी राजीव जी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो शायद देश को बदलने और समाज को बदलने दोनों लक्ष्य उनके सामने हैं, और इस बदलने की बात वो करते भी रहे हैं। अपनी पूरी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने जो नारा दिया, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो वो समाज बदलने की ही बात थी। और जाहिर सी बात है राजीव जी, अगर कोई राजनेता समाज बदलने की बात करता है तो वो महापुरुष हो जाता है। हमने देखा है कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक में लोग आते हैं और समाज बदलने की तरफ अग्रसर होते हैं, तो वो महापुरुष की तरीके से ही देखे जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके से बढ़ता है आगे तो उसको फिर निंदा करने वाले भी लोग होते हैं। तो राहुल गांधी की निंदा करने वाले भी लोग रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो रहा राहुल गांधी की निंदा करने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो या तो उस अभियान से प्रेरित रहे हैं जो अभियान चलाया गया राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं तो राहुल गांधी का असली रूप लोगों के सामने आता जा रहा है। तो अब वो काई जो है वो हट चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी इसीलिए है कि वो काई हट चुकी है। अब अगर राजीव जी स्मृति ईरानी की आंख का जाला भी ठीक हो रहा है और उनकी भी आंख का नंबर अगर ठीक हो रहा है, नंबर तो खैर दूसरी तरीके से ठीक हुआ है, लेकिन अगर स्मृति ईरानी का भी राजनीतिक चश्मा जो है वो उसका नंबर अगर ठीक हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का मंत्र कितना अधिक काम कर गया है। तो ये राहुल गांधी का मंत्र जो है वो राजीव जी काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी इसीलिए बढ़ रही है। अब आज जाहिर सी बात है राजीव जी की ये भारत जोड़ो यात्रा जो है इसकी भूमिका सिर्फ आज ही नहीं बन रही होगी, इस पे पहले से काम चल रहा होगा। लेकिन आज स्पोर्ट्स डे के दिन इसकी घोषणा करना ये भी साबित करता है कि इसका मतलब राहुल गांधी अब ये भी समझते हैं कि किस कार्यक्रम की घोषणा किस दिन करनी है और उसके क्या लाभ या हानि हो सकते हैं, ये भी राहुल गांधी सोच समझ के काम कर रहे हैं। तो यानी अब राहुल गांधी के जितने भी कार्यक्रम है संजीदगी के साथ और बहुत ही प्री प्लान वे में अब चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है वो सब लग रहा है जैसे सारे प्लान उनके गड़बड़ाते जा रहे हैं। अब अगर एक गठबंधन के बीच में अगर एक आपका जो मुख्य सहयोगी है केंद्र में सरकार में, जिसकी बैसाखी पे बताया जाता है कि सरकार चल रही है, वो अगर राहुल गांधी के एजेंडे पर संसदीय कमेटी में जाकर के समर्थन करने लग जाए इंडिया गठबंधन का, तो समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा चीजें एनडीए के अंदर गड़बड़ हो रही है। उधर दूसरा सहयोगी है जो उत्तर प्रदेश में है, वो घोषणा कर दे अपने चुनाव में 10 सीटों पर अपने प्रभारी उतारने की, उसने कर दिया कि
हम तैयारी कर रहे हैं। तो यानी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ भी तालमेल नहीं बैठा पा रही है, पार्टी के अंदर भी तालमेल नहीं है, और राहुल गांधी अब लगातार अगली योजना पर काम करते चले जा रहे हैं बिना किसी इसके कि इसका हासिल क्या होगा या कब इसका लक्ष्य जो है इसके परिणाम सामने आएंगे। यानी कि राजनीति एक लंबी और सतत प्रक्रिया है, राहुल गांधी इसको समझ रहे हैं। और जो अब तक आरोप लगते थे, और हालांकि वो उसी इकोसिस्टम की तरफ से आरोप लगते थे जो शब्द इस्तेमाल किया था, राहुल को वो साबित करना चाहता था और उस पर अरबों रुपया खर्च किया गया कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ फुल टाइम नहीं नजर आ रहे हैं। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमको लगता है कि जब वो आते हैं तो किसी न किसी कार्यक्रम होता है तभी दिखाई पड़ते हैं। अब तो रात के 8 बजे भी आना प्रधानमंत्री ने बंद कर दिया है, वरना रात के 8 बजे भी कम से कम दर्शन हो जाया करते थे प्रधानमंत्री के। तो रात के 8 बजे भी कार्यक्रम बंद हो गया। लेकिन राहुल गांधी राजीव की कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन वो जनता के बीच नहीं है या सोशल मीडिया के जरिए या किसी राजनीतिक कार्यक्रम के जरिए वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हो। तो यानी जो ये आरोप था कि साहब फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो आरोप भी पूरी तरीके से धुल चुका है। बल्कि राहुल गांधी ने अब मजबूर कर दिया है कि सत्ता पक्ष को राहुल गांधी के एजेंडे पर बात करनी पड़ेगी, और राहुल गांधी जो सवाल उठाएंगे उस पर न सिर्फ बात करनी होगी बल्कि उस पर एक्ट करना होगा। अब रेलवे बोर्ड का चेयरमैन राजीव जी अगर एक दलित समुदाय से बनाना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे किस तरीके से राहुल गांधी का एजेंडा काम कर रहा है, दबाव काम कर रहा है। तो ये अब राहुल गांधी जो है, जो कहा उन्होंने जम्मू में कहा था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इसको चला जो है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा है। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या, राहुल गांधी सरकार की सब नीतियां राजनीति तय करेगा। कि राहुल गांधी की थी, उनको किस तरीके से कट पेस्ट करके और हेरा फेरी के साथ घोषणा की गई कि हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। तो अब गांधी सरकार के ऊपर हावी होने लगे हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारे 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं, जब वो 6 घंटे सोते होंगे तो सपने में भी राहुल गांधी निश्चित तौर पर दिखाई देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की राजनीति और उसके इर्द गिर्द कैसे देश की सियासत जो है वो बदलते हुए हम देख रहे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो पे हम चर्चा, और साथ साथ ये कि राहुल गांधी के गेम प्लान से जो उनका जो ओवरऑल जो गेम प्लान कहें या प्लानिंग, सियासी प्लानिंग कह लें, जो भी कह लें, उससे कैसे बिखर रहा है एनडीए, कैसे एनडीए में कई दल एनडीए के जो हैं वो राहुल गांधी के मुद्दों के साथ साथ नज़र आते हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में जाति जनगणना है। इसलिए भी यहाँ ये जाति जनगणना के साथ देते हुए अगर बीजेपी यहाँ पर इस मसले पे क्यों बिल्कुल चुप है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल क्यों राहुल गांधी के साथ नज़र आते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं आप जातीय आधारित जनगणना? क्या एक वो नब्ज है जिसको राहुल गांधी ने पकड़ लिया है और यहाँ से नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल आने वाले समय में होने जा रहा है? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, राहुल गांधी ने जो मुद्दा पकड़ा है, कंगना रनावत इसको कहती है शॉर्टकट। कंगना रनावत ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए शॉर्टकट अपना रहे हैं और वो इसी मुद्दे पर बोल रही है। आपको पता है कि जो कुछ भी उन्होंने बोला, बीजेपी उसको इंडोर्स नहीं कर रही है, नसीहत दे रही है, समझा रही है, लेकिन जातीय जनगणना पर बीजेपी को बोलने का मतलब कोई स्कोप नहीं बन रहा है। बोले न बोले, क्या करें, ये वो राजनीति है जिसमें कि उन्होंने एक लाइन का संदेश दिया है कि 90% लोगों को सत्ता से दूर रख करके, सत्ता के विभिन्न क्षेत्रों से दूर रख करके आप विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं। ये एकदम वन लाइनर मैसेज है और यही इस जातीय जनगणना का मकसद है कि इसको करके एक पूरा एक्सरे सामने आए और ये पता तो चले कि इतने देर समय से आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण देने को तो दे रहे हैं, लेकिन अब तो साबित हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश में भी ये आरक्षण लूट ले रहे हैं। कागज पे आरक्षण है लेकिन व्यवहार में आरक्षण लूट लिया जा रहा है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है।
तो इसका मतलब है कि जो व्यवस्था है उसको भी नकारा जा रहा है, तरह तरह से लैटरल एंट्री जैसे रास्तों से उसको नकारा जा रहा है। तो अब कैसे देश आगे बढ़ेगा? 90% को पीछे करके क्या देश आगे बढ़ेगा? वो कतई नहीं बढ़ सकता। वो केवल अंबानी, अडानी और कुछ लोग आगे बढ़ सकते हैं, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये देश कैसे भाई 5वीं जीडीपी बन करके भी अगर सबसे ज्यादा कुपोषित दुनिया में भारत में ही है लोग, सबसे ज्यादा कुपोषित माताएं भारत में ही है, और गरीबी सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, सब चीज में भारत का रिकॉर्ड बन रहा है। आज करप्शन में अभी फोर्ब्स की नई सूची आई है, एशिया में नंबर 1 भारत करप्शन में। एशिया में नंबर 1 का मतलब क्या है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सबसे ज्यादा करप्शन हमारे ही देश में है। ये छवि हमारे बाहर में बन रही। तो राहुल गांधी जो नारा लेकर चले हैं, इस नारे में पार्टिसिपेशन खोज रहा है कि आम जनता अब ज्यादा दूर नहीं रह सकती ज्यादा समय तक। और इसके लिए जो सर्वेज भी आए हैं वो कहते हैं कि जातीय जनगणना के लिए 76% लोग आज राजी हैं। पहले इसका प्रतिशत 58 था, अब 76 हो गया। यानी देश की जनता अब चाह रही है कि ये जातीय जनगणना हो। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष में खुद बीजेपी अपने यहाँ वोटिंग करा लेना कि उनके कार्यकर्ता क्या चाहते हैं तो पता चल जाएगा। वो भी अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा के विरुद्ध कुछ लोगों का जो वर्चस्व पार्टी में है वो थोप रहे हैं कि हम जातीय जनगणना को इस रूप में बताएं कि ये जातियों में बांटने वाली व्यवस्था है। जातीय जनगणना जातियों में बांटने वाली व्यवस्था है क्या? जाति राहुल गांधी ने बना दी है या जाति कांग्रेस पार्टी ने बना दी है? इस देश में जाति मनोवाद ने बनाई। जाति से लड़ना है तो मनोवाद के खिलाफ बोलो, मनुवाद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे और कहेंगे कि जातीय जनगणना करने से ये हो जाता है, जातिवाद फैलेगा। हर क्षेत्र में आप जाति को लेकर के बताते हैं, जब राजनीति की जरूरत आती है तो आप जाति को बढ़ाते हैं, बताते हैं। जाति को चिन्हित करने में कोई जातिवाद नहीं बढ़ता है। जाति के नाम पर नफरत फैलाने में, वर्चस्व बनाने में, दबंगई करने में, यहाँ पर भेदभाव जो पैदा होता है वहां पर जातिवाद फैलता है, जातिवाद मजबूत होता है, छुआछूत में जातिवाद मजबूत होता है। उस पर एक शब्द नहीं बोलना है। और जैसे ही जातीय जनगणना की बात होती है तो आपको गलत लगने लगता है। यहाँ पर एक रणनीतिक बात भी होती है राजीव जी, वो ये कि बीजेपी ये कह रही कि धर्म देश को जोड़ता है, जाति देश को बांटती है। ये थ्योरी समझा रही है। धर्म देश को जोड़ता है। अरे धर्म जोड़ता है तो जाति क्यों है? जाति धर्म से अलग करो ना, पूरा मिटा दो, सारे छुआछूत खत्म कर दो, मंदिर में उनका प्रवेश हो, पुजारी भी वही बने। ये इस तरह के क्रांतिकारी कदम जब तक नहीं उठेंगे तो धर्म कैसे जोड़ेगा? ये तो धर्म तोड़ रहा है कि आप ऐसा धर्म बना रहे हैं जिसमें कि किसी जाति को आप मौका ही नहीं देते। भाई आपका राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो गया, राष्ट्रपति को आपने बुलाया ही नहीं। संसद भवन का हो गया, राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति आदिवासी हैं। और बाद में चुनाव आता है तो आप राम जन्मभूमि, राम मंदिर का आप दौरा करा देते हैं। तो ये सब राजनीतिक और रणनीतिक बातें हैं। लेकिन सच ये है कि आप देश को अगर जोड़ना चाहते हैं तो जातिगत भेदभाव को खत्म कीजिए। जातीय जनगणना से जातीय भेदभाव नहीं फैलता, मनोवादी संस्कृति से भेदभाव फैलता है। और धर्म क्यों? देश के नाम पर आप सबको एकजुट करिए। धर्म के नाम पर थोड़े देश एकजुट होगा, देश के नाम पर सारे धर्म मजबूत होंगे। एक ही धर्म का देश नहीं है, एक ही धर्म को मानने वालों का देश नहीं है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि धर्म मजबूत कीजिए और इससे अपने आप जाति खत्म हो जाएगी, ये दुष्प्रचार है। धर्म तभी मजबूत होगा जब जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलिए, अब जातीय जनगणना आपको प्रिय लगने लगेगी, ये मैं कहता हूँ। बिल्कुल। प्रशांत जी, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने
फंसा कर उलझा कर रख दिया है। नरेंद्र मोदी की राजनीति जो चल रही थी जिस दिशा में, वो वहां एक ब्रेक लगा दिया है। अनम्यूट डीएल हो चुके, जी जी, ठीक है। डीएल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा जो सिस्टम है वो काबू के बाहर हो गया, उनके खुद के काबू के बाहर हो गया। अभी प्रेम कुमार जी जातिवाद की बात कर रहे थे। जातिवाद के बहुत जोर शोर से बीजेपी के लोग बात करते हैं। बीजेपी ने जो एक कार्टून स्ट्रिप चलाई अपने ऑफिशियल हैंडल से जातिवाद जनगणना में भी, उस पर भी उन्होंने जातिवाद कहा। ये जातिवाद कहाँ है कहाँ नहीं है, सिर्फ एक उदाहरण से समझिए इसको। जो जातियां सुप्रीम कोर्ट के में मेजॉरिटी में है, जो जातियां ब्यूरोक्रेसी मेजॉरिटी में है, जो जातियां मीडिया में मेजॉरिटी में है, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेजॉरिटी में है, लेकिन ओलंपिक के मेडल में वो मेजॉरिटी में नहीं है, क्योंकि ओलंपिक में सिफारिश निकलती, ओलंपिक में करके दिखाना पड़ता है। वहां पे मुकाबला है, और वो मुकाबला टेलीफोन के जरिए नहीं होता, चिट्ठियों के जरिए नहीं होता। वो सीधा मुकाबला है, कैमरों के सामने है, जनता के सामने है। तो वहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, यूनिवर्सिटीज में जो आधिपत्य जमाए बैठे हैं, वो ओलंपिक के मेडल क्यों नहीं ला पाते? जी। ये एक टेस्ट है कि जातिवाद होता क्या है। दूसरी बात देखिए, मोदी साहब का जो गवर्नेंस का पूरा मामला था, उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। वो कुछ नहीं बचा। वो किसी को, कोई मुख्यमंत्री उनके कंट्रोल में नहीं है। असम के मुख्यमंत्री एक अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक अलग राजनीति कर रहे हैं। और आप देखिए कौन सी राजनीति हो रही है। केवल मोदी की बात नहीं है, मुख्यमंत्रियों की बात भी देखिए। स्टालिन अमेरिका में है, तमिलनाडु के लिए इन्वेस्टमेंट लाने गए हुए। हिमाचल के मुख्यमंत्री एक बहुत प्रोग्रेसिव लॉ लाते हैं भारत में पहली बार, कि महिला और पुरुष की शादी की उम्र बराबर कर देते हैं। कितना बड़ा कदम है जी। इंग्लैंड में भी ये कानून है कि इससे महिलाओं को एक्स्ट्रा साल मिल जाएंगे, क्योंकि शादी के बाद महिलाओं को कोई पढ़ने नहीं देता, ना उसको कोई नौकरी करने देता। तो 21 साल की जब महिला होगी तो वो करियर में, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कुछ आगे कर चुकी होगी जब उसकी शादी होगी। और महिला पुरुष की शादी अलग अलग क्यों हो, इस पे बहुत डिबेट है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि दूसरे मुख्यमंत्री गीक वर्कर्स पे कानून बना रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री जो है वो इस तरीके की प्रगतिशील योजनाएं कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट ला रहा है अपने राज्य में। बीजेपी के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे खिलाफ लिखोगे तो जेल में डाल देंगे, हमारे समर्थकों को सोशल मीडिया पर इनाम मिलेगा। कोई वो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो रोज ऐसे ऐसे कानून पास कर रहे हैं जो संवैधानिक ही नहीं है, जो टिकेगा ही नहीं संविधान की कसौटी पर। तो ये इसी में बिजी रहेंगे। और ये केवल इस, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो समझ नहीं पा रहे ना बीजेपी, ना आरएसएस, ना मोदी साहब, इस देश में अब सामाजिक न्याय की राजनीति चलेगी। अब लोग समझ गए हैं, बहुत समय तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते। एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल तबका भी शोषित वर्ग का आ चुका है। तो केवल नेताओं की बात नहीं है, सामाजिक विमर्श भी बहुत मजबूत है। इसलिए संविधान की बात जो है वो लोग उससे रिलेट करते हैं, उससे रेजोनेट करते हैं। जब राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, उस संविधान और सामाजिक न्याय का जो पूरा विमर्श है, उसमें बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं कि उसमें एंट्री ले।
और अभी भी ये भारी भूल कर रहे हैं कि जातिवाद जनगणना का बीजेपी मजाक उड़ा रही है अपने अपने ऑफिशियल हैंडल से। वो कंगना रनावत जो है, आज कंगना रनावत ने जातिवाद जनगणना को कहा कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसके पहले भी किसानों को बयान दिया था, तो किसानों का बयान आते ही बीजेपी ने कह दिया था कि ये आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है और ये इनकी निजी राय है। लेकिन जातिवाद जनगणना में बीजेपी ये नहीं कहेगी कि ये कंगना रनावत की निजी राय है, ये इनकी मजबूरी है। और इस ट्रैप में ये फंसे हुए हैं और इनको आगे का रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस चुनाव के महाराष्ट्र और हरियाणा के रिजल्ट आने दीजिए, आप देखिएगा कि 4 अक्टूबर उतना ही भारी पड़ेगा जितना 4 जून था। जी, 4 अक्टूबर। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक हरियाणा का चुनाव आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये जो बातें हो रही थी आज की तारीख में यही है कि हरियाणा को में 1 तारीख को ही चुनाव होना है, अभी तक यही है। यानी हरियाणा के चुनाव को बढ़ाया नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़, हरियाणा में चुनाव आयोग ने खुद बीजेपी के एक विज्ञापन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बीजेपी को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बच्चे को अपनी पार्टी के प्रचार में लगाया है। वो वीडियो है और उस वीडियो पे स्वतः संज्ञान और चुनाव आयोग ने फटकार लगाई है और नोटिस भेजा है। ये 2-3 चीज़ें हरियाणा के चुनाव को लेकर साफ बताती हैं कि हरियाणा में माहौल किस दिशा में जा रहा है और चुनाव आयोग भी वहाँ अब ये बात अच्छी तरह से समझ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। पंकज जी, आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी की राजनीति की हम चर्चा कर रहे हैं और सिर्फ राहुल केंद्रित ही नहीं बल्कि इस देश में कैसे पिछले 2 साल में राजनीति बहुत तेज़ी से बदलते हुए हम देखे। इसी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को फॉर्म होते हुए हमने देखा और उसके बाद से एक बहुत ही मजबूत विपक्ष हम देख रहे हैं सदन के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष राहुल गांधी के इर्द गिर्द है और विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के भी कई दल राहुल गांधी की तरफ नजरें टिकाए हुए और उनकी तरफ उनकी बातों में हामी भरते हुए नजर आते हैं। यहाँ से अब राजनीति जो है उसको आप क्या देखते हैं? यहाँ से बदलती राजनीति को देख रहे हैं आप? मौसम क्या सचमुच अब बदल रहा है, सियासी मौसम? देखिए, ये तो तय है कि राहुल गांधी ने निराशा और पलायनवादियों से जूझ रही कांग्रेस में एक नया जोश भर दिया। कांग्रेसियों की आमतौर पर दिक्कत रही कि जब वो राज्यों में हार जाते हैं तो उसके बाद में उसको वो छोड़ दिया करते थे। लेकिन राहुल गांधी ने तेलंगाना सरीके राज्य से एक भरोसा जताया कि हम शून्य से शुरू करेंगे तो भी सरकार लेकर आएंगे। और इसके बाद में जो रणछोड़ किस्म के लोग थे उन लोगों की थोड़ी गति थमी है। ये बात तय है कि पार्टी छोड़ने वाले बहुत सारे लोग ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं के दबाव में थे। अभी चंपई चाचा जैसे जा रहे हैं तो ये झारखंड में सभी लोग जानते हैं कि चंपई के बालक बबलू और उनके जो मित्र थे गोस्वामी, उन लोगों ने इतना माल पीटा है और उसमें ईडी का चम्मच लटक रहा था तो उनके पास एक ही था कि इधर आ जाए। तो वॉशिंग पाउडर निरमा जो है अभी उस गति से नहीं काम कर पा रहा है। ये राहुल गांधी की ताकत है, एक चीज। दूसरी चीज है कि प्राय कांग्रेस के बने हुए गठबंधनों को लोग कहा जाता था कि कांग्रेस गठबंधन की राजनीति नहीं कर पाती है। सत्ता में रहते हुए तो होता है, सत्ता के चारों ओर लोग गठबंधन रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को जिस तरीके जोर शोर से खड़ा किया है, वो खुद हर सभा में कांग्रेस से ज्यादा इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। यही बात अखिलेश कर रहे हैं, यही बात हेमंत सोरेन कर रहे हैं और यही बात आज न्यूयॉर्क में जो चमक रहे हैं स्टालिन वो कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को मजबूत करना और उसकी धुरी में राहुल गांधी का रहना और पार्टी के बड़े मसलों में
एक बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे को स्थापित रखना और प्राय मंच पर, सार्वजनिक स्थानों पर राहुल गांधी जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में सम्मान दिखाते हैं, उन दोनों में ट्यूनिंग दिखाते हैं, तो वो एक मैसेज बहुत स्पष्ट जाता है कि पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में एक है, कोई यहाँ पे सत्ता के अलग अलग केंद्र नहीं है। यूपीए 2 में खासतौर पे हो गया था कि सत्ता के कई केंद्र बन गए थे और कांग्रेस उससे उखड़ पकड़ हो गई थी, और पूरा अन्ना आंदोलन और उसके बाद उसके पहले निर्भया आंदोलन, ये उसी दुविधा में फंसे कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी को डुबोया था। लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी में विश्वास खड़ा किया, पार्टी की नई पौध को तैयार किया। अभी भी कई ऐसे एमपीज हैं, वो जो दूसरी बार केरला से एक लड़की जीती है, बहुत गरीब अनजान लोग हैं, जीत के आ गए। और राज्यों में हमारे यहाँ खबर नहीं आ रही है। यदि हम नॉर्थ ईस्ट के अखबार देखें तो आप देखेंगे कि मणिपुर में कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि कांग्रेस वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई सभा नहीं कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में 4 में से 3 एमएलए को उन्होंने खरीद के अपने पाले में कर लिया, लेकिन विंसेंट पाला अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो राज्यों के स्तर पर पार्टी के जो छत्रप हैं वो रोज एक्टिविटीज कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में कांस्टेंट एक्टिविटीज चल रही है। तो पार्टी को जनता के बीच में तभी स्थापित किया जा सकता है जब आपका कार्यकर्ता चार्ज हो, और राहुल गांधी ने अपनी क्षमता से, अपनी ऊर्जा से अपने कार्यकर्ताओं को हर समय 100% बैटरी चार्ज रखा है, और साथ में इंडिया गठबंधन को भी। यह राहुल गांधी की सबसे बड़ी देश के लिए उपलब्धि है, क्योंकि राहुल गांधी का मजबूत होने का मतलब है विपक्ष का मजबूत होना। यहाँ पे मैं एक घटना जरूर अभी आपको बताना चाहूंगा, जो हम एनडीए में टूट की बात कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के मामले में चिराग पासवान ने अपने तेवर जैसे ही दिखाए, तो वो जो डाल दिए गए थे गोडाउन में, पारस चाचा उनका गुलदस्ता लेके सामने आ रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे अंतर विरोध हैं, ये बहुत बड़े भी किसी दिन एनडीए के साथ हो सकते हैं, जबकि उसके विपरीत इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की मेहनत और उनके फोकस पॉलिटिक्स के कारण एक बना हुआ है। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। आपसे भी समझना चाहता हूं प्रोफेसर साहब कि क्या यहाँ पर देश की सियासत में आने वाले समय में, मतलब एक जो प्रेशर है नरेंद्र मोदी के ऊपर, इंडिया गठबंधन का, राहुल गांधी की राजनीति, खासकर राहुल गांधी की राजनीति का, वो बिखरता हुआ एनडीए नजर आता है क्या आने वाले समय में? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो तो पहले दिन से ही चीजें हमारे सामने दिख रही थी। नायडू साहब तो हर सप्ताह दिल्ली दिखाई पड़ते हैं, वो तो अपना एटीएम कार्ड लेकर के आते हैं, उनको तो चाहिए अपने प्रदेश के लिए। इधर नीतीश बाबू जब खामोश हो जाए तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ चल रहा है, और आज बिहार में चीजें बदलते हुए दिख रही। तो एनडीए की हालत पहले दिन से ही डामाडोल है। अब मोदी जी उसको कितना खींच करके ले जा सकते हैं, इसको हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं कि बूढ़ा बैल कितना गाड़ी को खींच के ले जा सकता है। पंकज जी तो हमारे बुंदेलखंड से ही हैं, वो समझ सकते हैं। तो ये जो बूढ़ा बैल है और बगैर धुरी के दोनों पहिए हैं, नीतीश और नायडू, कितने दूर तक चलेगी ये बैलगाड़ी? वो तो उसको तो फंसना ही फंसना है। और दूसरी तरफ जहां राहुल गांधी की सियासत हो और उसमें सामाजिक न्याय के मूल्य, नौजवानों के सपने, अब नरेंद्र मोदी वो 30 लाख जो नौकरियां खाली हैं वो भर सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है। मोदी जी ने ये कभी सोचा ही नहीं है। मोदी जी को तो वो नौजवान चाहिए जो भगवा ले जा करके और वो केवल नफरत पैदा कर सके। मोदी जी ने रचनात्मक राजनीति कभी नहीं की। आप सारे लोग विद्वान हैं, जरा एक भी मुझे लम्हा बता दें मोदी जी के जहां उन्होंने रचनात्मक राजनीति की हो। कभी नहीं।
दूसरी तरफ राहुल गांधी का वो परिवार, जरा यार मैं फिर भावुक हो जा रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने और जिन सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने अपने पिता और पति के हत्यारों को माफी दी हो, आप सोच सकते हैं उसके मन में उसका कितना बड़ा दिल होगा, कितना बड़ा मन होगा। वो है राहुल गांधी। अब मैं नहीं समझता कभी राहुल गांधी की तुलना नरेंद्र मोदी से होनी चाहिए। दोनों अलग अलग किस्म के व्यक्तित्व हैं। तो जिस परिवार ने अपने पिता, अपने पति के हत्यारों को माफ किया हो, उसकी राजनीतिक समझ को, लोगों के प्रति हमदर्दी को आप समझ सकते हैं। तो देश को किस निगाह से देखता है। मैं उन मूर्खों के बारे में कुछ नहीं कह सकता जिनको लगता है कि साहब सोनिया गांधी तो इटली से आए हैं, राहुल गांधी तो वो राहुल विंची, उन मूर्खों का कोई इलाज नहीं है। आप उनको कोई भी प्रमाण दीजिएगा, इसलिए उन्हें अपनी गति पर छोड़ दीजिए। वो कहां डूबते हैं वो उनको छोड़ दीजिए, और मोदी जी उनको डुबा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं उसी तरफ। और दिखाया क्या जाता है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है देखिए, देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये देखिए। अरे साहब थोड़ा ऑक्सफोर्ड में दिखा दीजिए कि क्या हो रहा है, कोलंबिया में दिखा दीजिए क्या हो रहा है, यूरोप में दिखा दीजिए क्या हो रहा है, अमेरिका में दिखा दीजिए क्या हो रहा है। लेकिन आपको वो नहीं दिखाना है। आपको खून, हत्या, बलात्कार, नफरत, हिंसा ये दिखाना है। कैसे आप रचनात्मक भारत बनाएंगे। इसलिए मैं कभी तुलना करना ही नहीं चाहता, कर भी नहीं सकता। ये देश जिस तरफ जा रहा है, राहुल गांधी इस देश की जरूरत है। राहुल गांधी को कुछ नहीं पड़ी है अगर पूछा जाए तो। वो व्यक्ति अपने लिए नहीं जी रहा है। राहुल गांधी भी बाबा साहब अंबेडकर की तरह, जैसे उनको बहुत सारे ऑफर मिले थे, वो भी जा सकते थे। राहुल गांधी भी निकल लिए होते, क्या फर्क पड़ रहा था जी। नरेंद्र मोदी तो साहब पत्नी को छोड़ करके वो बुद्ध बन गए। क्या अजीब तुलना है साहब, बुद्ध ने कभी सिखाया था। अब राहुल गांधी के बारे में कोई नहीं कहेगा कि जो 55 साल से अविवाहित हो और जो सिर्फ मुस्कुराता भर है। वो कई बार मुझे फिर वो भगत सिंह याद आते हैं। भगत सिंह से दुर्गा भाभी ने पूछा जब वो कानपुर में थे कि भगत तुम्हें क्या कभी ये नहीं लगता कि तुम्हारी भी कोई प्रेमिका हो, कोई शादी हो। कहा कि बहुत लगता है, मेरी भी चाहत है, लेकिन मेरी आशिकी तो इस भारत माता से हो गई। ये जो मोहब्बत है वो मोहब्बत की दुकान यूं ही नहीं, वो शब्द ऐसे नहीं आ रहा है। जिसके दिल में है वो प्रेम, वो सौहार्द। इसलिए राहुल चाह करके भी नहीं कर सकते, तब तक नहीं जब तक इस देश से ये कुहासा नहीं मिट जाता। ये जो अंधकार है, ये जो नफरत का गुबार है, जब तक ये नहीं चला जाता तब तक राहुल की सिर्फ मुस्कुराहट में आप थोड़ा उस दाम्पत्य को, उस प्रेम को महसूस कीजिए। वो प्रेम तो पूरा देश पर लुटा रहा है। छोड़ दिया शायद उन्होंने, अब वो कर ले तो अच्छा ही। हम लोग भी चाहते हैं भाई कि राहुल गांधी ये करे, लेकिन अब देश पर वो अपना ये प्रेम लुटाते रहे, वो ज्यादा और जरूरी है। अभी कश्मीर में लड़कियों ने पूछा, राहुल गांधी शर्मा गए, थोड़ा शर्माते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं आप लोगों ने सुना ही। तो राहुल गांधी थोड़ा ऐसे मौके पे थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी शर्माहट उनके चेहरे पे दिखाई देती है। लेकिन हाँ, ये सही आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने शायद देश से ही शादी कर ली है। और शादी का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल, शादी का मतलब प्रेम भी होता है। तो शायद वो जो देश प्रेम है राहुल गांधी में, वो साफ दिखता भी है। खैर, इस पे काफ़ी चर्चा हम आने वाले वक्त में करेंगे भी। और इस राजनीति को समझने के लिए आज की तारीख में राहुल गांधी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत लोगों को अब धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है। हम लोगों ने, आप तमाम साथी हमारे मौजूद हैं और इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गवाह हैं आप लोग
कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, यानी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की शुरुआत हुई थी, उसी दौरान हम लोगों ने इस पर बहुत चर्चा करना शुरू कर दिया था और इसी न्यूज़ पॉइंट में हम कई बार कई दिन तक हम लोगों ने चर्चा की और 4 महीने तक वो यात्रा चली थी, लगातार कवर किया था हम लोगों ने। पर्सनली मैं खुद जाकर अलग अलग उनके ठिकानों पे जाकर वहाँ से हम लोगों ने लाइव कार्यक्रम किया था। और प्रशांत जी के साथ मुझे ध्यान आता है कि पिछले साल जब समापन हुआ था श्रीनगर में, तब भी हम लोग वहाँ मौजूद थे और शुरुआत से लेकर श्रीनगर तक। उसके बाद मणिपुर से जो यात्रा शुरू हुई उसमें भी हम लोग थे। तो राहुल गांधी की राजनीति को डीबी लाइव ने बहुत नज़दीक से देखा है और इस देश की बदलती हुई सियासी तस्वीर को हमारे ज़रिए या हम आप तक पहुंचाने की कोशिश और बहुत ईमानदारी के साथ पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। यहाँ कोई लाग लपेट नहीं, जो जैसा है वैसा ही पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं और आप सबका भी बहुत साथ मिलता रहा है दोस्तों। ये इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि घंटों की हमारी चर्चा, एक नहीं बल्कि 2 घंटे, 1.5 घंटे, कई बार 3-3 घंटे की चर्चा, और आप बहुत पेशेंटली सुनते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों का। पैनलिस्ट साथी लगातार अलग अलग मसलों पे हम चर्चा करते हैं और आपको बताऊं कि मैं पहले से कोई सब्जेक्ट हम लोग नहीं बताते, मैं तो नहीं बताता हूं, मैं तैयारियां करता हूं और हमारे साथी इनको पता है कि आज मुझे बैठना है और आते हैं। अभी जैसे आज 5 साथी हमारे हैं और इनको कोई सब्जेक्ट नहीं देता हूँ, ये भी जानते हैं कि हाँ मुद्दे क्या हैं, बात क्या है। तो एक जो उधर एक मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे जो तैयारियां हो रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को उनका गुणगान करने के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। जब आप झूठ का ताजमहल बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो उसके लिए बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा करने होते हैं। लेकिन अगर सच्चा सब कुछ अगर करना हो तो यहाँ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सुबह से शाम तक जो देख रहे हैं वही तो बोलना है। यानी झूठ को बोलने के लिए, एक झूठ को बोलने के लिए कई बार एक ही सेंटेंस को आपको रिपीट करना पड़ता है और सच सच होता है, वो दिल से निकलता है यहाँ से। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रेम कुमार जी, पंकज चतुर्वेदी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ज्योति जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र बंसोड़े साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेंगलुरु से जुड़ते हैं लगातार, आप सबका शुक्रिया अदा